अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 12th में भी आपने पढ़ा होगा और अच्छी डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अब क्या होता है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, हम बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो अपने जो ब्रांच है, यानी अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक फिजिक्स की छोटी सी ब्रांच है, उस ब्रांच के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो, इस ब्रांच का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यानी स्थिर वैद्युत की, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत की सबसे पहली ब्रांच, और इसी में अपना पहला और दूसरा पार्ट आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, नाम से पता चल जाएगा, स्थिर वैद्युत की। स्थिर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी गति नहीं हो रही है, और किसकी गति नहीं हो रही है, तो आप याद रखोगे आवेश। किसको याद रखोगे, चार्ज के बारे में, कि जो चार्ज है वो यहाँ पर किस में रहेगा, रेस्ट, यानी कोई मोशन नहीं हो रही है, कोई गति नहीं हो रही। अब हम इसकी परिभाषा के तौर पे क्या लिख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें स्थिर आवेशों से रिलेटेड अध्ययन किया जाएगा। अब स्थिर आवेशों से क्या क्या चीजें बनेगी या कौन सी भौतिक राशियां हमारे सामने आएगी, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र, फिर आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा, विभव और चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ पढ़ा होगा आपने विद्युत चुंबकीय तरंग। ये कुछ टर्म्स आपने 12th क्लास में पढ़े या सुने। ये सारे के सारे जो राशियां हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, आवेश पर। अब आवेश पे भी किस प्रकार से करेगी, तो देखो, स्थिर वैद्युत की में जो आपका आवेश है वो रहेगा स्थिर, यानी इसमें कोई गति नहीं होने वाली है। जब गति नहीं होती है, जब भी आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, तो हम चार्ज से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये सारी चीज़ें एक एक चैप्टर में आपके आती जाएगी आगे, और एक एक को मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। क्या होता है विद्युत आवेश, देखिए, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत अपन हिस्ट्री जानते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कौन से वैज्ञानिक इसको बताने वाले थे। ठीक है, तो बात पुराने टाइम की है, लगभग 600 ईसा पूर्व। कब की बात है, 600 ईसा पूर्व। एक ग्रीक देश के वैज्ञानिक थे, किस देश के, ग्रीक देश के वैज्ञानिक, स्थान रहे यहाँ पर मिलेटस। मिलेटस नामक स्थान के एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक थेल्स। नाम सुना होगा आपने, मैथ्स में भी इनका थेल्स पर में पढ़ा होगा। तो वैज्ञानिक थेल्स के साथ एक घटना घटित हुई, और क्या घटना घटित हुई वो आपको ध्यान से समझनी है। एक्चुअल में हुआ क्या था, थेल्स नामक वैज्ञानिक के पास एक पदार्थ था। एक पदार्थ इनके पास इस प्रकार का था कि उस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से यदि आपका घर्षण करवा दिया जाए, क्या करवाया, जैसे मान लो एक पदार्थ है, इस पदार्थ को मैं दूसरे से घर्षण करवाऊं, तो इन्होंने क्या देखा, उस पदार्थ के अंदर एक विशेष गुण आ गया, और वो गुण क्या था कि वो अन्य वस्तुओं को क्या करने लग गया, आकर्षित करने लग गया। बोलो क्या करने लग गया, आकर्षित। अब देखो, स्पेशल गुण है ये, इससे पहले किसी को पता नहीं था, इन्होंने फर्स्ट बार देखा। अब वो क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब सबसे पहले जो आवेश के बारे में खोज करता थे वो तो थे थेल्स, किस पदार्थ में खोजा, यहाँ पदार्थ का नाम आपको याद रखना है। तो देखो पदार्थ क्या था, वो था आपके पदार्थ एम्बर। कौन सा पदार्थ था, एम्बर। ठीक है, अब आज हम जो विद्युत पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसी एम्बर नामक पदार्थ से हुई है। कैसे हुई, तो देखिए भाई, इन्होंने क्या देखा, थेल्स नामक वैज्ञानिक को एक पदार्थ मिला, उस पदार्थ में जब इसके अन्य पदार्थ से घर्षण करवाया तो विशेष गुण आ गया कि वो अन्य चीजों को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लग गया। जब अट्रैक्शन का जो गुण आया, जो प्रॉपर्टी उसकी, वो किस प्रकार से किस पदार्थ में आई, तो वो एम्बर में आई। अब बात आती है एम्बर को, ये एम्बर है, इसे यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट, यूनानी भाषा में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई है। जो आपका चार्ज है, ये एक पदार्थ के अंदर एक मूलभूत गुणधर्म होता है,
फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हर एक वस्तु की। तो उस वस्तु के अंदर जब आप क्या करते हो, उसे अन्य पदार्थ से घर्षण करवा रहे हो, तो उसके अंदर जो गुण आ रहा है आकर्षण करने का, वो गुण सर्वप्रथम एम्बर नामक पदार्थ में खोजा गया। और इस एम्बर पदार्थ को आप यूनानी भाषा में क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन। इसी के नाम की वजह से आज जो विद्युत है हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में विद्युत कहते हैं ना अपन, तो वो शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हुई है, इलेक्ट्रॉन से। ये इसकी हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कौन से पदार्थ में, एम्बर नामक पदार्थ में ये गुण देखा, और विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया। अब बात आती है कि आवेश की परिभाषा क्या देंगे, डेफिनेशन क्या देंगे। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। देखिए, विद्युत आवेश ये क्या होता है, हर एक वस्तु का वह गुण है, वस्तुओं का वह मूल गुण जिसके कारण वस्तुएं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को महसूस या उत्पन्न कर सकती है। समझ में आ गई बात। यानी एक मूलभूत गुणधर्म है, हर एक वस्तु का अपना मूल गुण है, जिसकी वजह से क्या कर सकती है, या तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों को महसूस कर सकती है, या इनको बना सकती है। अब कब कौन बनेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी अपन बात कर रहे हैं आवेश की। आवेश को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हो। एक परिभाषा ये कि आप किसी एक पदार्थ को लिए, दूसरे पदार्थ से घर्षण करवाया, तो इस पदार्थ में अन्य वस्तुओं को, अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, उसे हम आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये कि ये वस्तुओं का अपना एक मूल गुण है, और इस मूल गुण की सहायता से वस्तुएं क्या कर सकती है, या तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकती है, या फिर बना सकती है। और कब बनाएगी, तो देखिए, यदि आपका जो आवेश है, विद्युत आवेश, सबसे पहली बात तो जो आवेश है इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, तो इसे हमेशा या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त करेंगे। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू ले लो या फिर कैपिटल क्यू। फिर बात करते हैं कि जो आपका आवेश है, आवेश का सूत्र क्या होगा। जैसे क्यू बराबर क्या लिखते हैं, तो आवेश बराबर होता है आपका, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि धारा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ये पढ़ा था आपने। आवेशों के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इसी से अपन ने क्या बना लेंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा, ये तो धारा आई और समय हो जाएगा आपका टी। ठीक है, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई गुणा टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या बनेगा, देखो एसआई मात्रक होता है आवेश का कूलाम। क्या होता है भाई, कूलाम। इसको लिखेंगे किससे, कैपिटल सी से। अब कूलाम बराबर देखो, यहाँ क्यू बराबर आई टी लिखा हुआ है, तो कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होगा बोलो, एम्पियर इंटू सेकेंड। धारा का मात्रक एसआई एम्पियर और समय का सेकेंड। ठीक है, ये बात होगी। अब आपसे पूछ सकता है सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक भी पूछ सकता है। तो सीजीएस मात्रक याद रखना है आपको, क्या होता है भाई, स्टेट कूलाम। क्या होगा, स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम, या इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, फ्रैंकलिन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फ्रैंकलिन, या ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, तीन चीजें लिख सकते हो आप किसमें, सीजीएस में। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा मात्रक। बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आपको याद होना चाहिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है आपके फेराडे। क्या होता है बोलो, फेराडे। एक होता है फेरड, ध्यान रखना, फेरड होता है धारिता का मात्रक, और फेराडे किसका होता है, आवेश। ठीक है, अब इसके बाद एक रिलेशन है, वो भी आप याद रखें।
कि जो एक फेराडे है, एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। कितना होते हैं बोलो? एक फेराडे में 96,500 कूलाम। ये आपको कुल मिला के आवेश के बारे में मेन चीजें याद रखनी है। एक इसका विमीय सूत्र भी देख लीजिए। इसकी विमा क्या आएगी? तो विमा आएगी आपके, देखो द्रव्यमान इसमें काम में नहीं आ रहा है, एम के ऊपर 0 लगा दो, सूत्र ये रहा आपके। फिर इसमें लेंथ भी काम में नहीं आ रही, 0 लगा दो। समय कितनी बार काम में आ रहा है? समय आ रहा है एक बार काम में, तो एम टी के ऊपर 1 और फिर एम्पियर बच गया, एम्पियर के ऊपर 1। M0 L0 T1 A1, ये इसका क्या बन जाएगा? विमीय सूत्र। अब देख लो आप एक बार सारी चीजें आवेश के बारे में फिर से। Q से डिनोट करेंगे, सूत्र हो गया SI मात्रक, CGS मात्रक में ये लिख सकते हो, चाहे स्टेट कुलाम, चाहे फ्रैंकलिन या ESV। सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा फेराडे, इसमें फेराडे और कुलाम के अंदर रिलेशन हो गया, और ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें किससे कर रही है? अपने आवेश के बारे में। फिर आगे चलते हैं। अब बात आती है कि आवेश पर और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, यदि आपका चार्ज स्थिर है, स्थिर अवस्था में चार्ज क्या करेगा? तो ध्यान रखना, स्थिर अवस्था में केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा। यदि चार्ज स्थिर है तो केवल क्या बनाएगा? केवल विद्युत क्षेत्र। इस पे क्वेश्चन भी आएंगे आगे, अभी इसी वीडियो में आपको लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, तो क्लास के एंड तक बने रहिए आप। अब देखो, क्यों स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनेगा ओनली। अब बात करते हैं, यदि आपका क्यू नियत वेग से गति करने लगे, नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग से गतिशील हो गया, उस दौरान ये क्या बनाएगा? तो ध्यान रखना, अब ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बनाएगा? ये बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये बनाएगा आपके चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में इसमें विद्युत धारा। क्या बनेगी? विद्युत धारा। पढ़ा ना आपने, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, पहले क्या था? स्थिर था, स्थिर था तो क्या बना रहा था? केवल विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से, सदिश राशि, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से दर्शाते हैं, ये भी सदिश है, लेकिन धारा क्या है बोलो? अदिश राशि। ठीक है, दिशा होते हुए भी अदिश है, वो क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि यदि आपका आवेश, अगला क्या है? यदि आपका आवेश परिवर्ती वेग से गतिशील है, किस वेग से? परिवर्ती, मतलब वेग उसका लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, परिवर्ती वेग से गतिशील है, तब ये क्या करेगा? तो ये भी देख लीजिए। फिर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, इसके साथ साथ एक और चीज बनेगी, वो बनेगी आपके विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये आपकी चौथी चीज और बन जाएगी, EMW, BMW नहीं, कौन सा? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अपन आगे एक पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये मोटी मोटी बातें हैं आवेश से रिलेटेड। स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, नियत वेग से गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा बनाएगा साथ साथ में, और परिवर्ती वेग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर आवेश। आवेश का ध्यान रखना आप, आवेश एक अदिश राशि है। क्या आवेश क्या है बोलो? आवेश है आपके अदिश राशि, अदिश भौतिक राशि, इसकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अब अदिश है तो आपको ही पता है, जब भी अदिश कोई राशियों की बात आती है तो हम जब भी उनका जोड़ भाग की गुणा भाग करते हैं तो वो नॉर्मली एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। जबकि कोई सदिश है तो उसका क्या करते हैं? सदिश योग के नियमों की सहायता से अपन सरल करते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या है? अदिश राशि। अब अपन ने आवेश के बारे में लगभग खुद, मतलब आवेश के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब बात करते हैं कि क्या आवेश के कुछ और प्रकार हैं, तो किस वैज्ञानिक ने आवेश के प्रकार बताए हैं, कितने बताए हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। क्या भाई? टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने टाइप है, कौन से वैज्ञानिक ने बताया, कैसे बताया? तो देखिए, एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है वैज्ञानिक? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार। आवेश के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। और कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए। पहला प्रकार रहेगा आपका धनावेश,
और दूसरा रहेगा आपका ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। अब दो प्रकार जब इन्होंने बताए, उससे पहले इनके साथ एक घटना घटित हुई। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उपयोग कर पा रहे हैं, तो वो इन्हीं की देन है। किस प्रकार से वो घटना घटित हुई, थोड़ा सा उस घटना के बारे में आपको बताता हूँ। बात क्या है कि ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और जब बारिश का टाइम था उस दौरान ये क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है। और पतंग इन्होंने पकड़ रखी, बहुत ऊंचाई पर इनकी पतंग उड़ रही थी। और ये जो डोर है, ये धागा, जो ये धागा, और ये आपके किसकी, कागज की पतंग थी। किसकी है, कागज की पतंग। कागज की पतंग बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, बादल बने, और बादल बन के धीरे धीरे क्या होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये धागा और पतंग थोड़ी सी गीली होती है, उसी दौरान आकाश में बहुत तेज गर्जना, एक ध्वनि सुनाई देती है, और उसके साथ ये अपने हाथ में थोड़ा झटका महसूस करते हैं। और उस झटके ने ये जो है पूरी सिस्टम में इन्होंने बदल दी, यानी एक नई खोज कर दी। कहते हैं ना कि कभी कभार झटका भी अच्छा होता है, इनके साथ वही हुआ। कैसे क्या हुआ, तो देखो, जब झटका लगा इनको, तो इन्होंने सोचा कि ये मेरे हाथ में झटका क्यों लगा। इस पे इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करके फिर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आकाश के अंदर आपस में बादल टकराए होंगे, बादलों की आपस में क्या हुई होगी, टक्कर हुई होगी, या आपस में घर्षण हुआ होगा। टक्कर कह दीजिए, घर्षण कह दीजिए, ये हुआ। उस कारण जब कोई दो चीजें टकराएगी तो आवाज तो आएगी, यानी वो जो गर्जना है वो तो किसकी वजह से आ गई, बादलों के टकराने से। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जब दो बादल आपस में घर्षण करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई एक विशेष गुण आ रहा है, तभी जाके वो मेरे हाथ तक यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर हुई है, जिससे मेरे हाथ में झटका लगा। ये बात फिर आगे जाके पता चली कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हो, तो उनमें एक विशेष गुण आता है, जिसकी वजह से वो बाहर किसी अन्य पदार्थ को क्या करती है, या तो आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। और उस विशेष गुण को अपन ने अभी पढ़ा कि वो होता है आवेश। यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन बादलों से आवेश है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इस धागे की सहायता से इनके हाथ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। विद्युत की जो खोज है ये यहाँ से शुरुआत होती है, तब इनके हाथ में झटका महसूस हुआ। आगे जाके इन्होंने आवेश के दो प्रकार बताए, धनावेश और ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन के ये प्रयोग थे। अब यहीं पे इन्होंने एक और प्रयोग किया कि जब आवेश के दो प्रकार हैं, तो सेम चार्ज लेने पर क्या होता है और अपोजिट चार्ज लेने पर क्या होता है, उसका भी एक प्रयोग किया छोटा सा। वो ये प्रयोग भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या प्रयोग था इनका। इन्होंने क्या करा प्रयोगशाला में, प्रयोग इस प्रकार से किया, ये एक ले लिया आपके स्टैंड, और इस स्टैंड से एक धागा है, धागा लिया, और एक कांच की छड़ ली। ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को, ये किसकी छड़ है भाई, ये है कांच की छड़। ये कांच की छड़ ली, और इस कांच की छड़ को किससे घर्षण करवाया, रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया, रेशम से घर्षण करवाया। अब रेशम से घर्षण करवा के और इस स्टैंड पे इसको लगा दिया। प्रारंभ में इन्होंने माना कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से घर्षण करवाते हैं, तो माना इस पे कोई ना कोई आवेश आया होगा, इस पे भी आया, इस पे भी आया। अपन एक मिनट के लिए मान लेते हैं वो आवेश कौन सा है, प्लस आवेश। अभी मान रहे हैं, बाद में मैं बताऊंगा किस पे प्लस आता है और किस पे माइनस आता है। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कि इस छड़ पे आ गया प्लस, फिर इन्होंने क्या करा, एक दूसरी छड़ ली और कांच की। किसकी छड़ ले ली, ये भी कांच की छड़, ये भी कांच की छड़ है, और इसको भी किससे घर्षण करवाया, रेशम के कपड़े। अब आपको ही पता है, मान लीजिए ये छड़ है, इसको मैंने ये कांच की छड़ है और इसको रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया, और मैं कह रहा हूँ इस पे क्या आया, प्लस आया। जब सेकंड बार मैं फिर से कांच की छड़ लूंगा और फिर से उसको किससे घर्षण करवाऊंगा, रेशम के कपड़े से, तो फिर से कौन सा आवेश आएगा, फिर से धनावेश है ना। तो हम कहेंगे इस पे भी कौन सा आवेश आ गया, इस पे भी धनावेश आ गया, ये धनावेश आ गया। अब देखना, ये तो धागे से बंधी हुई है, स्वतंत्र रूप से इधर उधर हिल सकती है, ये अपन ने खुद ने पकड़ रखा है। जब वैज्ञानिक ने क्या करा, इस छड़ को, ये पहले वाली छड़ है, ये दूसरी वाली, दूसरी छड़ को जब पहली छड़ के पास ले गए, तो इन्होंने क्या देखा कि ये इससे दूर जाने लगती है। क्या करने लगती है,
दूर जाने लगती, दूर जाने लगी। तब इनको समझ में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अपन ने तो दोनों ही कांच की छड़ें ली, दोनों को रेशम के कपड़े से घर्षण करवा, और दूर जाना, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रही है बोलो, ये एक दूसरे को कर रही है प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। ये पहला प्रयोग, ये पहला प्रयोग। इससे हमारे को क्या पता चला कि यदि दोनों सेम चार्ज है, कोई वस्तु है जिन पर समान आवेश है, समान आवेशों को हम क्या कहेंगे, जैसे इस पे भी प्लस है इस पे भी माइनस, सॉरी इस पे भी प्लस है इस पे प्लस, यदि दोनों को ऐसा हो सकता था कि अपन ने कांच की छड़ की जगह अपन ले लेते मान लो कोई दूसरा पदार्थ, दूसरा जैसे मान लेता हूँ मैं प्लास्टिक, क्या ले लेते हैं, प्लास्टिक, और रेशम की जगह मैं ले लेता हूँ मान लो ऊन का कपड़ा, ऊन ले लेता हूँ। अब मान लेते हैं ये दोनों ही छड़ें किसकी होती, प्लास्टिक की होती, और ऊन से रगड़ के फिर अपन वो का वही काम करते, तो दोनों पे इधर माइनस माइनस आ जाता मान लो, और फिर इनको पास लाते तो भी इनके बीच में क्या होता, प्रतिकर्षण। ये भी देखा गया, ये भी प्रयोग किया गया। अब यहाँ ये पहला प्रयोग कंप्लीट होता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक। अब सेकंड प्रयोग में इन्होंने क्या किया, सुनो ध्यान से, फिर से इन्होंने स्टैंड धागे की सहायता से, अब की बार फिर से इन्होंने क्या करा, कांच की छड़ ली, और कांच की छड़ को वही क्या करा, रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया, तो प्लस आया होगा, और प्लस आके इसको यहाँ पे लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है। अब सेकंड बार देखना, अब जो छड़ लेके आ रहे हैं ये पास वाले, जो इसके पास लेके आएंगे, ये छड़ किसकी है पता है आपको, ये है एबोनाइट की छड़, ये दूसरा पदार्थ है, अब ये है एबोनाइट की छड़, और इस एबोनाइट की छड़ को किससे घर्षण करवाया, ऊन के कपड़े से, ऊन के कपड़े से इसको घर्षण करवाया। जैसे इसको घर्षण करवाया तो आपको पता है ये कांच था, अब ये दूसरा पदार्थ है, इस पे कौन सा आवेश आया होगा, माइनस, दूसरा सारे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अब जैसे ही इस एबोनाइट की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई इस स्टैंड, इस धागे से बंधी हुई इस छड़ के पास लेके आए, तो ये जो छड़ है इसके पास आने लगी, क्या देगा, थोड़ा सा पास ले जाते ही ये खुद इसके पास आने लगी। अब हमें पता चलता है कि इसका मतलब ये हुआ होगा, इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, आकर्षण, या ये जो एक दूसरे को क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तब क्या हो रहा है, अट्रैक्ट, क्या कर रही है एक दूसरे को, अट्रैक्ट। लेकिन दोनों सेम है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तब एक दूसरे को क्या कर रही, प्रतिकर्षित, अर्थात रिपल हो रही, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही। तो यहाँ से दो लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट निकलती है हमारे लिए, और वो दोनों लाइनें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है भाई, स्टार बना के दोनों लाइन लिख लेना। सेम, समान प्रकृति, समान प्रकृति वाले आवेशों, समान प्रकृति का मतलब समझ गए, या तो होने चाहिए प्लस प्लस और या होने चाहिए भाई माइनस माइनस। समान प्रकृति इनको कहते हैं सजातीय, और क्या बोल सकते हैं, सजातीय आवेश, एक ही जाति के प्लस प्लस या माइनस, इनमें हमेशा क्या होता है बोलो, सेम टाइप के चार्ज है सजातीय, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, आकर्षण, क्या होगा बोलो, आकर्षण, क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण को अपन कहते हैं अट्रैक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट। ये ध्यान रखें आप, सजातीय समान प्रकृति है तो उनके बीच में तो क्या होगा, आकर्षण, और दोनों अलग अलग टाइप के हैं। यदि विपरीत प्रकृति के हैं, कितने हैं, मतलब विपरीत प्रकृति हैं आवेशों की, जिसे हम कहेंगे विजातीय, इनको और क्या कह सकते हो, विजातीय। तो विजातीय आवेशों में हमेशा क्या होगा बोलो, विजातीय आवेशों में हमेशा क्या होगा, आकर्षण, सॉरी समान वाले में आकर्षण नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने, एक मिनट सही कर लीजिए थोड़ा, यहाँ होगा आपके सेम वाले में प्रतिकर्षण, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आकर्षण लिख दिया, यहाँ तो होगा भाई प्रतिकर्षण, यहाँ तो होगा प्रतिकर्षण यानी कि रिपल, ठीक है। और विजातीय मतलब विपरीत, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तब होगा आकर्षण, थोड़ा चेंज कर लेना भाई, ये हो गए आपके आकर्षण यानी कि अट्रैक्ट, ठीक है। ये बाय मिस्टेक अपन ने क्या कर दिया, वहाँ पे आकर्षण लिख दिया था, यहाँ पे आएगा आकर्षण, ठीक। ये बातें आपको नोट करके रखनी, मुख्यतः ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। किस प्रकार से आएगा वो आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको पता रखना है कि यदि सेम चार्ज है, समान प्रकृति के आवेश से सजाती है, उनके बीच में क्या होगा, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश होंगे अर्थात विपरीत प्रकृति के, एक प्लस एक माइनस, उनके मध्य हमेशा क्या होगा, आकर्षण। अब इनके मध्य आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ये जो बल लग रहा है, इस बल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया वो भी इसी पार्ट में अपन आगे पढ़ेंगे। तो बने रहिए साथ में, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक रहेगा अपने आवेश के गुणधर्म। अगला टॉपिक क्या है, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्मों में सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा अपना, वो आपको पता है, अभी अपन पढ़े हैं कि जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि। तो योज्यता का नियम, किसका, योज्यता का, योज्यता का गुण। अब ये गुण क्या कहेगा, इसको थोड़ा समझिए। देखो कोई भी जो राशि है यदि वो अदिश हो, अदिश राशि का जोड़ बाकी हमेशा कैसे की जाती है, ध्यान रखना, आवेश हमारी क्या है, अदिश भौतिक राशि। जब भी कोई अदिश भौतिक राशि आएगी तो उनका जो भी योग है, योज्यता का मतलब क्या है, आप जोड़ बाकी कैसे करो, तो उसका जोड़ बाकी किया जाएगा हमेशा किस तरीके से, बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग कैसे किया जाएगा, बीज गणितीय विधि से, एल्जेब्रिक मेथड से आपको क्या करना है, आंसर निकालना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर -2 कूलम प्लस 6 कूलम, फिर -5 कूलम, फिर माइनस का आपके मान लीजिए 4 कूलम आवेश है। आपको निकालना है इस बॉक्स का नेट चार्ज। क्या निकालना है आपको, नेट चार्ज आपको निकालना है, क्यू नेट, कुल आवेश आपको निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे, आपको पहले से पता है कि यदि कोई अदिश राशि होती है तो उसका आप बीजगणितीय योग कर दो, अर्थात चिन्ह सहित जोड़ना। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, विथ सिंबल आप ऐड कर दो, चिन्ह सहित जोड़ दो, चिन्ह सहित जोड़ दीजिए। तो हमारे पास जो चिन्ह लगे हुए हैं अपन क्या कर देंगे, उसी से जोड़ बाकी कर देंगे। -2 कूलम तो -2, फिर +6 प्लस का 6, फिर -5, फिर -4। अब आप इसका क्या कर दो, इसको सोल्व कर दो, माइनस वालों को माइनस के साथ जोड़ दो, प्लस वालों को प्लस के साथ। तो देखिए -2 -5 और -4 कितने हो जाएंगे, 5 4 9 2 11, माइनस के 11 और प्लस के 6। अब -11 में से प्लस के 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो -5 कूलम। ये अपना आंसर है। कहने का मतलब, योज्यता का मतलब होता है कि आप जोड़ बाकी कैसे करोगे। और जोड़ बाकी करते समय ये ध्यान रखें कि सदिश है या अदिश भौतिक राशि। यदि आपकी अदिश है तो आपको चिन्ह सहित आपको जोड़ बाकी करना है। ठीक है भाई, पहला गुण आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा गुण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्या भाई, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर बार क्वेश्चन आया, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, कोई सा इंट्रेंस एग्जाम में, पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है उससे ये बेस्ट टॉपिक है। छोटा है, अच्छा है। देखो क्या है, क्वांटीकरण का मतलब होता है कि किसी भी राशि पर कुछ चीज़ें आप वितरित करना चाह रहे हो। जैसे कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर कुछ आप कुछ चीज़ें बांटनी है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे कोई चीज़ बांटनी है तो हम एक 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 देते हैं, दो दो दे देते हैं, तीन तीन देते हैं। कहने का मतलब आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो सतत रूप से नहीं होगा, वो होगा क्वांटीकृत। किसी भी राशि जो आपके वस्तु रहेगी उस पर जो आवेश है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो क्या होगा, बोलो, वो होगा क्वांटीकृत, क्वांटीकृत होगा। अब क्वांटीकृत का अर्थ आप समझो, कहने का मतलब होगा कि कोई वस्तु को जो चार्ज दे रहे हो आप, वो फिक्स एक फॉर्म में होगा,
और वो फॉर्म कैसे चलेगी? तो देखो, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास पहली वस्तु है और ये मेरे पास दूसरी वस्तु। इस वस्तु पे कितना आवेश आएगा, इस वस्तु पे कितना आवेश, हम कैसे पता लगाएंगे? जब इस वस्तु से इस वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर जाएंगे तभी तो आवेश ट्रांसफर होगा। अब वो आवेश किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो आप ध्यान रखना, जो सबसे मूल जो आवेश माना गया है, फंडामेंटल जो आवेश चार्ज है, वो माना गया है इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मूल या प्रारंभिक आवेश है। ये क्या है, मूल कह दो या फिर प्रारंभिक आवेश कह दो, मूल या प्रारंभिक आवेश है। अब कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगी या दूसरे से लेगी तभी उस पर चार्ज आएगा, लेने और देने पर चार्ज आता है। तो बात करते हैं कि किसी वस्तु ने मान लो एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब उस पर कितना आवेश आएगा। किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तब कितना आवेश आएगा। तो आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि जितने वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए उसके गुणनफल में ही उसका आवेश आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसके हिसाब से उस पर आवेश आएगा। मान लो 5 दिए तो 5 के हिसाब से आएगा। बात समझ में आ रही है? इससे पहले आपको एक चीज समझनी है कि किसी भी वस्तु पर आवेश, क्वांटीकरण में ही पढ़ा रहा हूँ कि किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से और कितना आता है। तो देखो, मान लो एक वस्तु है, इस वस्तु ने अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या कर दिया भाई? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और दूसरी वस्तु है जो जिसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये आप ध्यान से समझ लेना, ये आगे काम में आएगा। अब एक वस्तु ने तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और दूसरी ने ग्रहण किया, तो होगा क्या? देखो, इलेक्ट्रॉन खुद पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यदि त्याग किया है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ध्यान से सुनना, जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आप समझ लेना उसके अंदर प्लस ज़्यादा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ज़्यादा प्लस, यानी वो हो जाएगी धनावेशी। बोलो क्या हो जाएगी? धनावेशी। यदि उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन आपने यदि बाहर निकाल दिया, त्याग करने का मतलब क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। आ रही बात समझ में आपको? इसका उल्टा देख लो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी माइनस वाला चार्ज यदि ग्रहण करोगे तो माइनस ही आएगा, फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कह दो या अधिकता हो जाएगी, और इसके कारण क्या आ जाएगा? ऋणावेश। बोलो कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। अब आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो आएगा धनावेश, त्यागने पर कौन सा आवेश? धनावेश। और ग्रहण किया तो कौन सा आवेश? माइनस। कितना आएगा वो क्वांटीकरण बताएगा हमारा, लेकिन कौन सा चार्ज आएगा तो हमारे को ये बता रहा है। इसे कहते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से हमें पता चलता है कि जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उस पर धनावेश आएगा और जिसने ग्रहण किया है उस पर ऋणावेश। अब आपको समझाता हूं मैं आवेश का क्वांटीकरण कंप्लीट, ध्यान से देखिए। आवेश के क्वांटीकरण में वापिस से लिख लेते हैं एक बार, आवेश का क्वांटीकरण। देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक वस्तु है, फर्स्ट वस्तु, ये सेकंड है। मैं कह रहा हूं इस वस्तु ने इसको मान लो 5 इलेक्ट्रॉन दिए। पहली वस्तु ने दिए हैं, दूसरी ने लिए हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा, आप खुद बताइए कि जिसने दिए हैं उस पर कौन सा चार्ज आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की तो हो गई कमी, तो इसका मतलब इस पे कौन आ गया? प्लस। और इस पे कौन आ गया? माइनस। उसने लिए ज्यादा। अब आपसे पूछा जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, तो इस पे कितना धनावेश आ जाएगा? कितना धनावेश आ जाएगा, ये आपसे पूछे तो ये कौन बताएगा? और ये क्या कहता है तो सुनिए। इसका अर्थ मैं लिख रहा हूं आपके पूरा, आप ध्यान से देखिए। किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान
एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज समझ गए, पूरा पूरा एक संख्या से गुणा हुआ पूर्ण गुणज होता है। अभी इसका फॉर्मूला भी बताएंगे आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा कुल आवेश, ठीक है। अब वो कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहली बात आती है आपको समझना ये है, मैं कह रहा हूँ कुल आवेश मेरे को क्यू है निकालना है, किसी आवेश पर कुल चार्ज कितना है क्यू। अब इसका मान निकालना है, तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को तो आप ई से लिख दोगे और इसका मान भी लिख लो इधर। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ध्यान रखना ये ऋणावेश है, मैं पहले से ऋणावेश बोल रहा हूँ तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब अपन बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दो इलेक्ट्रॉन दिया, तीन इलेक्ट्रॉन दिया, अभी जैसे मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप क्या करोगे, यदि फर्स्ट वस्तु ने सेकंड को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आप क्या करोगे, यहाँ किससे गुणा करोगे 5 से। यदि मैं कह रहा हूँ 10 दे दिए तो 10, यानी कुल मिला के यहाँ जो चीज आती है वो क्या आएगी मल्टीपल में n। ये जो पूर्ण गुणज बोला है यानी ये आएगा, यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस, देने पे प्लस लेने पे माइनस। इलेक्ट्रॉन दे रही है तो प्लस और इलेक्ट्रॉन ले रही है तो माइनस, ये आपको पहले से पता। अब सूत्र बना क्या, Q बराबर प्लस माइनस एन। यहाँ तीनों चीज को आप पहले परिभाषित कर लो कि तीनों चीजें है क्या। देखो Q क्या है, यहाँ Q क्या है, वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश, ये तो है आपका Q। फिर अपन बात करते हैं N क्या है, जब N बराबर अपन को लिखना है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलेगा, और ऐसे पूछा जाए कि N है क्या, तो ये है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कोई भी वस्तु है इलेक्ट्रॉन देगी या लेगी, या तो एक देगी, दो देगी, तीन देगी, पांच देगी, कभी भी पॉइंटों में ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकती है और ना दे सकती है। यही कहता है पूर्ण गुणज का मतलब यही है कि पूरी पूरी संख्या होगी एक। समझ में आ रही बात आप, ये नहीं कि आपने 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए 3.5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज का मतलब यही है। और लास्ट में बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर है, ठीक। तो ये Q बराबर प्लस माइनस एन ही है। कुल आवेश निकालना है तो Q का मान निकालना है, कितने आवेश ट्रांसफर हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये वाला जो मान है वो यहाँ पे। अब इसका एक क्वेश्चन मैंने आपके लास्ट में दे रखा है तो वहां पे मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है पहले वो इस पे कर लेते हैं, फिर टॉपिक आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे। टाइम कितना हुआ, क्वेश्चन करवा दूँ। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन है पहले अपन कर लेते हैं, बाद में फिर से टाइम रहेगा तो अपन और थ्योरी वाले जो टॉपिक है और आगे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा है 4 से 5 टॉपिक आज अपन ने पढ़े हैं, उसी पे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आपको सिंपल इसीलिए लगेंगे कि लगभग मैंने आपको पहले ही बता दिए टॉपिक के बीच में, लेकिन यही क्वेश्चन प्रीवियस अपने जो इंट्रेंस एग्जाम हुए हैं वहीं से मैंने यहाँ पे लिए हैं। और आगे जो भी क्लासें रहेगी हर एक क्लास के अंदर कम से कम अपन 10 से 15 क्वेश्चन कवर करेंगे, वो सारे के सारे पिछले एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो अपन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार कि सर्वप्रथम आवेश को कौन से पदार्थ में खोजा गया। अभी अपन ने शुरुआत में देखा कि एक वैज्ञानिक थे थेल्स, और थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक पदार्थ था, उस पदार्थ के अंदर बताया कि उस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से घर्षण करवा दिया जाए, उसमें एक विशेष गुण आ रहा था जिसकी वजह से वो अन्य छोटे पदार्थों को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण कौन से पदार्थ में खोजा गया, और उसी से आज अपन विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत वहीं से हुई है। तो देखिए ऑप्शन पहला प्लास्टिक नहीं है, पता होगा आपको, एबोनाइट भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, तो कौन सा है, एम्बर। एम्बर नामक पदार्थ के अंदर थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये गुण खोजा था। और इस एम्बर नामक पदार्थ को यूनानी भाषा में आपको पता है क्या कहते हैं, बताइए आप, यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, यूनानी भाषा में इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन।
और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आज जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो यहाँ से शुरुआत होती है कौन से पदार्थ से? इलेक्ट्रॉन शब्द जो है वो किसका है? एम्बर का, यूनानी भाषा में मतलब है। इसी से शुरुआत होती है अपनी विद्युत की। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपना, एक समान, एक मिनट, एक समान वेग से गतिशील जो आवेश है वो उत्पन्न करता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ये सारे ऑप्शन है ना, उन सब का आंसर आपको पहले से पता होगा क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया। कैसे? तो देखो यहाँ कह रहा है कि केवल विद्युत क्षेत्र, मैंने अभी पढ़ाया आपको, केवल विद्युत क्षेत्र कब बनता है? जब आपका जो आवेश है, जब आपका जो आवेश है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। स्थिर है यदि, स्थिर होने पर क्या बनाता है? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बना। आवेश स्थिर रहना है तब तो बनेगा विद्युत क्षेत्र। यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र की बात आई तो केवल चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, उसके साथ फिर अन्य चीजें भी बनेगी। और जब आवेश क्या हो? नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील, यदि नियत वेग से गतिशील होगा अपना आवेश तब चुंबकीय क्षेत्र वगैरह बनेगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इसी में बनेगा साथ में। अब बात आती है एक समान वेग से गतिशील होने पर क्या उत्पन्न करेगा? ना तो ये कर रहा है ना केवल, तो अभी मैंने क्या बोला, यदि नियत वेग से गतिशील हो तब क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये तो कह रहा ना तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा ना चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा हो नहीं सकता। यदि गतिशील है तो पक्का क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला अपना? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। ठीक है भाई, चल अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप। आवेशों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो मैंने सबसे पहले ये भी बताया आपको कि कौन, मतलब विद्युत या आवेश के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक तो कौन थे? वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? वैज्ञानिक थेल्स। क्या नाम है उनका? थेल्स नामक वैज्ञानिक। इन्होंने बताया था आवेश के बारे में सबसे पहले। लेकिन जो आवेशों का वर्गीकरण किया था देखो थेल्स का हो गया। अब गिलबर्ट ने क्या बताया वो भी बता देते। जब थेल्स ने बताया कि एम्बर नामक पदार्थ के अंदर ये विशेष गुण खो जाएंगे, कि इसके अंदर विशेष गुण आ रहा था, तो उसके बाद गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने भी कुछ पदार्थों के अंदर ये विशेष गुण देखा था। कौन कौन से पदार्थ है उनके नाम याद रखना। एक तो आपका एबोनाइट, ठीक है, एक आपका कागज, और तीसरा है आपका सल्फर। ये पॉइंट भी आपके याद रखने लायक। थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ में खोजा, गिलबर्ट ने एबोनाइट, कागज और सल्फर के अंदर खोजा। फिर बात आती बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कितने प्रकार बताए थे? दो, प्लस और माइनस। ठीक है भाई। फिर बात आती है फेराडे। फेराडे ने क्या करा? तो फेराडे ने बताया विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? विद्युत क्षेत्र के बारे में, जो अपन इसी पार्ट में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन है अपने, किसी वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। मैंने आपको दोनों बता दी, कैसे आप धनावेशित कर सकते हो और कैसे आप ऋणावेशित कर सकते हो। अभी ऑप्शन देख के आपको बताना है। तो देखो बात आती है कुछ इलेक्ट्रॉन देकर, कुछ लेकर, और कुछ प्रोटॉन देकर, कुछ प्रोटॉन लेकर। जब प्रोटॉन की बात है तो प्रोटॉन वाली चीज को तो आप बिल्कुल ही कट कर देना, क्योंकि कोई भी वस्तु ना तो प्रोटॉन देती है और ना प्रोटॉन लेती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बजाय बहुत ज्यादा भारी कण है। कैसे है? तो देखो, यदि अपन बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की,
किसकी बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कम से कम 1840 गुना भारी है। कौन, प्रोटॉन। ये बहुत ज़्यादा भारी है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। कितना गुना है, 1840 गुना है। 1837 भी लिखा रहता है, 1840 भी लिखा रहता है, तो 1840 के लगभग ये इतना गुना ज़्यादा है। तो जब भी लेने और देने की बात आएगी तो केवल इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, प्रोटॉन की बात नहीं आएगी। तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, प्रोटॉन वाले तो होंगे ही नहीं। अब बात आती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन देने पर या लेने पर। तो देखो, यदि आप बात करें इलेक्ट्रॉन देने की, जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी। और जब कमी आती है तो मैंने क्या बताया कि कमी आने पर क्या बनता है, प्लस। भाई कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो प्लस ज्यादा रहेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन की होगी वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस वस्तु पर आता है ऋणावेश। कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश। समझ गए बात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, धनावेश के लिए ऑप्शन ए राइट। बात समझ में आ रही है आपको। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहे हैं क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजी लगने वाले हैं क्योंकि अपन जब थ्योरी और डेरिवेशन करेंगे सारे क्वेश्चन वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए वीडियो में, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर अपना 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रा। देखो ये भी मैंने पूरा क्लियर बताया। कैसे बताया, बताओ कूलाम क्या है, आवेश का ऐसा ही मात्रक आपको पूछे तो आप बताते हो कूलाम। स्टेट कूलाम क्या है, ये है सीजीएस मात्रक। बोलो कौन सा मात्रक है, सीजीएस पद्धति का मात्रक। और फ्रैंकलिन भी कौन सा है, सीजीएस पद्धति। तो ये तीन तो पूछे ही नहीं है ना ऐसा ही पूछा ना सीजीएस, आपको पूछा सबसे बड़ा मात्रक। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन रहने वाला, फेराडे। और मैंने एक रिलेशन भी बताया कि एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रा कौन है, फेराडे। बोले समझ में आ रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक करवा रहा था आवेश के गुण। इस आवेश के गुणधर्म के साथ साथ एक टॉपिक आपको याद रखना है, आवेशन। यही बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा। आवेशन, आवेशन को इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग। क्या कहते हैं भाई, चार्जिंग। चार्जिंग से आप समझ गए होंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारे को चार्ज करना है। डिस्चार्ज हो जाता है अपना फ़ोन तो चार्ज कैसे करते हैं अपन, लाइट में अपना जो चार्जर है उसकी सहायता से करते हैं। उसमें बैटरी चार्ज कैसे होती है, कहीं ना कहीं उसमें आवेश स्टोर हो रहे हैं तभी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसी निरावेशित वस्तु, निरावेशित का मतलब हो गया उसमें कोई आवेश, उस पर कोई आवेश नहीं है, अभी वो चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है। उसको आपको क्या करना है, चार्ज, चार्जिंग मेथड्स। तो हमें क्या करना है, तीन मेथड है, तीन चार्जिंग के क्या है मेथड्स है, वो आपको पढ़ के रखना है। ठीक है भाई, कौन कौन से मैं बता देता हूँ। पहला जो मेथड है वो है घर्षण द्वारा। कौन सा है, घर्षण द्वारा, यानी कि बाय फ्रिक्शन। कौन सी मेथड है, बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा आप किस प्रकार से वस्तु को चार्ज कर सकते हो। सेकंड है, सेकंड है आपका चालन विधि या चालन द्वारा। किससे कर सकते हो आप, चालन द्वारा, यानी कि बाय कंडक्शन। सेकंड मेथड क्या है, बाय कंडक्शन। और थर्ड जो है आपका, थर्ड रहने वाला आपका प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। ठीक है, ये थ्री मेथड्स है जिससे आप किसी भी अनावेशित वस्तु को क्या कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो। अब तीनों में कैसे क्या करेंगे वो तो मैं आपको डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आ गया इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। घर्षण में हम क्या करते हैं, दो वस्तुएं लेते हैं और दो वस्तुओं को आपस में क्या घर्षण करवाते हैं। और घर्षण करवाने पे होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु है उसके बारे में बात करते हैं तो हर वस्तु बनी हुई है तो परमाणु से। किससे बनी होती है, परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ साथ जो इसके वर्ताकार कक्षाएं होती है चारों ओर, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं होती है उनमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहता है, लगाता रहता है।
अब हम क्या करते हैं, जब घर्षण करवाते हैं तो घर्षण करवाने के दौरान क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और उस गतिज ऊर्जा को पाकर ये क्या करते हैं, अपने परमाणु को छोड़कर किसी दूसरे परमाणु में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो जब वस्तुएं आपस में घर्षण करवाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, कुछ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कुछ ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है उस पर धनावेश आ जाता है, जिसने ग्रहण किया उस पर ऋणावेश। तो कुल मिला के पहले आपकी आवेश वस्तु थी वो निरावेशित थी, और अब क्या होगी, दोनों चार्ज होगी। तो कौन सी विधि से हुई, आपने घर्षण करवाया तब हुई। दूसरी विधि चालन है। चालन में हम क्या करते हैं, एक पहले से आवेशित वस्तु लेते हैं, मान लो ये एक पहले से आवेशित वस्तु है, इस पे प्लस आवेश। अब दूसरी वस्तु ली जो कि क्या है, इस पे कोई आवेश नहीं, फिर हम क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे और इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ देंगे। तो जो पहले से चार्ज है उसमें से आवेश कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जो अनावेशित है उसमें ट्रांसफर होता जाएगा। कब तक, जब तक कि दोनों के अंदर जो आवेश है वो बैलेंस नहीं हो जाता, अर्थात दोनों का विभव सेम नहीं हो जाता। ठीक है। फिर तीसरी विधि प्रेरण है। प्रेरण में क्या करना है, ना तो अपन घर्षण करवाएंगे ना कोई तार से जोड़ेंगे, बिना स्पर्श किए अपन क्या कर सकते हैं, दूसरी वाली वस्तु को अपन आवेशित कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो उसके कुछ स्टेप है वो मैं कल समझाऊंगा। आप अभी अपना आंसर क्या होगा बताओ आप, आवेशित निरावेशित को आवेशित करना है ना, तो घर्षण से भी कर सकते हो, चालन से कर सकते हो, प्रेरण से कर सकते हो। इसका मतलब उपयोग सभी तीनों विधि हमारे काम में आने वाली। आगे बात समझ में आप, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाया जा सकता है। यानी आपको आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, किसी न किसी उपकरण की सहायता से लगाते हैं अपन पता। अब उपकरण की सहायता से लगाएंगे तो वो कौन सा उपकरण है, देखो बैरोमीटर ये नहीं है, सूक्ष्मदर्शी से अपन छोटी वस्तु को देखने में काम में लेते हैं। ठीक है। साइक्लोट्रॉन आपके क्या है, किसी आवेश को त्वरित करना है, त्वरित वेग देना है तो साइक्लोट्रॉन काम आता है। तो चौथा ऑप्शन जो है विद्युतदर्शी, ये विद्युतदर्शी है, ये भी अपने इसी चैप्टर में है, जो आने वाले टॉपिक में आ जाएगी आपके। अभी आप ये पहले से पता रखें कि आवेश का कौन से उपकरण से पता लगाया जा सकता है, तो वह विद्युतदर्शी। इसे स्वर्ण पत्र क्या कहते हैं, इसको स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वस्तु पर आवेश है कि नहीं उसका पता लगा सकते हो। ठीक है भाई। चले अगले क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है इससे संबंधित कौन सा नियम। तो अभी मैंने पहले आपको जो टॉपिक करवाया था कि प्लस प्लस के बीच में कौन सा बल लगता है, माइनस माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है, और प्लस माइनस के बीच में कौन सा बल। तो मैंने आपको समझाया था, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, इनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगता है बोलो, प्रतिकर्षण बल। जबकि प्लस और माइनस में क्या लगता है, आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। ये तो पता चल गया आपने, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बल के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक या जो नियम है वो कौन सा है, तो वो इसी पार्ट में अपन पढ़ेंगे। और नियम कौन से बारे, तो एम्पियर का नियम नहीं है, बायो सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आएगा, मैक्सवेल का नियम हमें दिशा बताने में काम में आता है। तो जो कूलाम का नियम है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, इस पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई दो आवेश है, चाहे उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा हो चाहे उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, लेकिन वो जो बल लग रहा है विद्युत बल, उसके बारे में बताने वाला नियम कौन सा है, तो वो है कूलाम का नियम। ठीक है भाई, कूलाम नियम में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी मैंने आवेश का क्वांटीकरण आपको पढ़ाया है, और उसमें जो सूत्र आया था अपने, फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस एन ई।
मैंने कहा था ना आगे एक न्यूमेरिकल आएगा, वो यही न्यूमेरिकल है। आपको क्या दिया गया है, 1 कूलम आवेश, यानी आपको कुल चार्ज दिया हुआ है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे, तो देखो मैं कह रहा हूँ आप पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी हुई है वो लिखो आप। 1 कूलम आवेश दिया हुआ है, यानी क्यू का मान आपके दिया हुआ है 1 कूलम। कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, मतलब आपको एन ज्ञात करना है, एन आपको निकालना है, और ई आपके पास ऑलरेडी होता है। ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पता आप। ये तीनों मान आप इस सूत्र के अंदर रख दीजिए। जैसे आप पुटअप करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर सोल्व करना है केवल। देखो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, 1 कूलम इक्वल प्लस माइनस एन, एन की जगह आपको एन ही रखना है क्योंकि आपको एन फाइंड करना है, और ई की जगह रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाए, हमें एन फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये जो एन के मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट है या जो नंबर्स है वो कहाँ जाएंगे, 1 के डिवाइड अपॉन में जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो कूलम से कूलम कट गया, ये आपके केवल नंबर बचा, इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक मतलब नंबर है, संख्या है। ठीक है, सरल करेंगे इसको। देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट ब्रेक कर देते हैं, हटा देते हैं पॉइंट, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, तो 10/16 हो जाएगा। और ये जो 10⁻⁻19 है ये कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, जो घात अपनी यहाँ पे 10 की घात -19 है, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, प्लस की 19, तो लिख देंगे 10⁻90 प्लस में हो गई। जब भी किसी ऐसी कोई संख्या हो जिसमें घात हो प्लस और माइनस की, ध्यान रखना अंश से हर में ले जाने पर और हर से अंश में ले जाने पर उस घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, जो माइनस था नीचे वो जाके ऊपर हो गया प्लस। अब इसको काट दो, ये किससे कट रहा है बोलो, 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 8 16। अब आप एन का मान क्या आएगा बोलो, यहाँ बचा 5/8 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब जो 8 है उसका भाग लगाना किस में, आपको 5 में। तो एक काम करो, इसको और थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की घात 19, इसका मतलब 10 के एक के पीछे 19 जीरो है, अपन उसमें से एक किसको देते हैं, 50 को दे दे, या 2 दे दो आप। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50/8 इंटू 10⁻18। 18 हो गया ना, एक जीरो 5 को दे दिया। अब आप डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड करो, 8 6 जा 48, 48। अब बचा पीछे 2, 2 में भाग नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे बोलो, पॉइंट। अब 2 के पीछे उतारेंगे 0, तो हो जाएंगे 20। 8 6 जा सॉरी 8 2 जा कितना हो जाएंगे 16, कितने बचे 4, 4 के पीछे फिर से 0 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 14, और 14 के पीछे सॉरी 40 हो जाएगा, 14 में डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 5 जा 14, 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए क्या आप, कैसे आया, समझ गए, बिल्कुल इजी है सोल्व करना आपको। आप यहाँ से भाग भी दे सकते थे सीधा, 8 का भाग 5 में लगाते तो वो 0 पॉइंट में जाता, एक नंबर इधर से ले लेते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को इधर खिसका सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 गुणा 10⁻16। 2 जीरो अपन ने इसलिए इधर ले लिए कि ये संख्या पूरा पूरा एक पूर्ण संख्या आ जाए। 625 कितना आ गया, एक पूर्ण डिजिट आ गई।